और अब संडे स्पेशल का विशेष कार्यक्रम आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि मेरठ में दो सरकारी संस्थान प्राथमिक सेवाओं को लेकर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। दोनों जगह मैं बहुत भीड़ देखता हूं और ऐसे में योगी सरकार और केंद्र की सरकार जब मिलकर काम करती है तो LLRM मेडिकल कॉलेज एक अलग ही फॉर्मेट में सामने आता है। और ये फॉर्मेट हमारे सामने तब आया जब हम सर्वाइकल कैंसर को लेकर 22 मार्च को होने वाले कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे थे। वो डॉक्टर RC गुप्ता थे। आज भी डॉक्टर RC गुप्ता उस कार्यक्रम में शामिल थे जो आर्य समाज से जुड़ा था, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर RC गुप्ता नेत्र विशेषज्ञ हैं और उनके निर्देशन में LLRM मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे मिनी एम्स बना रहा है, मिनी एम। और वहीं पर हम आपको बता दें कि डॉक्टर RC गुप्ता फकत अकेले ऐसे मेडिकल ऑफिसर हैं जिनको दोबारा से प्राचार्य बनाया गया। कहाँ का? LLRM मेडिकल कॉलेज का। 2018 में आए थे, तब कोरोना पीरियड था। कोरोना पीरियड में कितना प्रेशर था ये हमने खुद देखा है। एक प्रेशर तो मरीजों को ठीक करना, दूसरा प्रेशर जितनी कैजुअलिटीज़ हो रही थी उन कैजुअलिटीज़ को इस तरीके से सम्मानपूर्वक सूरजकुंड पहुंचाना जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, और उसके बाद एक स्वरूप जो LLRM मेडिकल कॉलेज का है उसको मेंटेन करना। फिर उसके बाद आए और उसके बाद जिन चीज़ों की उन्होंने स्थापना की थी, जिन चीज़ों के लिए उन्होंने नींव खोदी थी, उस पर इमारत बननी शुरू हुई। 3 ट्रॉमा सेंटर्स बनने शुरू हो गए हैं। 3 अलग अलग, एक ट्रॉमा सेंटर है, एक स्पेशल केयर यूनिट बन रही है, और इसी तरीके से जिस तरीके की OPDs आती हैं वो बता रहा है नंबर ऑफ इंक्रीमेंट इन OPDs कि लोगों का विश्वास LLRM मेडिकल कॉलेज पर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके लिए आपको सिटी हलचल की टीम के साथ ये इंटरव्यू सुनना चाहिए। आपके जो सजेशंस हैं वो हमें दीजिएगा, क्योंकि हम हर 15-20 दिन में डॉक्टर RC गुप्ता से मिलेंगे और आपके सजेशंस पहुंचाएंगे। यही नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जो वहां पर वर्किंग यूनिट हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं उस बारे में भी आपको ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रियलिटी दिखाई जाए। लेकिन पहले ये चर्चा, पहले ये टॉक, विशेष टॉक विद डॉक्टर RC गुप्ता, प्रिंसिपल LLRM मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल में। और ये संडे स्पेशल में हमने CHC और PHC के बाद रुख किया है LLRM मेडिकल कॉलेज का। जी हाँ, मवाना CHC जिस तरीके से दिनों और दिन, रात और दिन प्रगति कर रही है, उसके बाद LLRM भी कहीं पीछे नहीं है। सुविधाओं को मैनेज करना, सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना, ये आसान काम नहीं है। और जब ऐसे प्राचार्य मिले हों जो अपना दूसरा टर्म यहाँ पर आकर अच्छी तरीके से कर रहे हों, तो संडे स्पेशल का नंबर 1 साल बाद ही आता है। हम भी 1 साल बाद आए डॉक्टर RC गुप्ता के पास, ये जानने के लिए कि पहला टर्म और दूसरा टर्म किस तरीके से एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। लेकिन पहले सर नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल के संडे स्पेशल। थैंक यू सो मच। दूसरी बार शासन ने आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पहले कार्यकाल में बीज रोप के गए थे, अब अंकुर निकल रहा है, अब उसे वट वृक्ष बना रहे हैं। क्या वट वृक्ष बनने में LLRM बढ़ता जा रहा है? जो पहला टर्म था वो, जैसा कि आपने कहा कि उसमें, क्योंकि जो भी अफसर आता है अपने हिसाब से सिस्टम को सेट करता है, तो वो सेट करने में हमको करीब 1.5-2 साल लगे थे। उसके बाद फिर कोविड आ गया, फिर हमको कोविड में लखनऊ जाना पड़ा। उसके बाद वापस जब आए तो अच्छा ये रहा कि वापस हम जब आ गए तो वो जो हमने काम करके बेसिक वर्क करके गए थे उसको आगे हमने बढ़ाया, और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले जो वर्क किया था ग्राउंड वर्क, उसका अब फल मिलने लगा। बहुत सारे सुविधाएं बढ़ी हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, बहुत सारी उपकरण बहुत सारे आ रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो बहुत कमी थी जिसकी, स्पेशली हमारा सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज थी उनकी मेरठ में बहुत कमी थी, वो हमारा फुल फ्लश चल रहा है। इसी तरह से हमारे बहुत और डिपार्टमेंट हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह से इस वाले टेन्योर में
अभी जो है हमारा ऑप्थेल्मिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी सेंटर बन गया है। आपके पास जो आपके अंडर में जो है। हाँ, जो मैं मतलब मैं भी उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वो एडवांस डायबिटिक रेटिनो सेंटर सरकार ने बनाए थे 3, जिसमें से एक मेरठ भी है, एक केजीएमयू लखनऊ बनाया था, दूसरा हमारा प्रयागराज को बनाया था, तीसरा हमारा कॉलेज बना लिया गया था। उसमें हम लोगों को अलग से 2 करोड़ रुपए साल के इक्विपमेंट के मिलते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट को पूरा अपग्रेड कर दिया है। अब शायद ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो अच्छा जो हमारे पास नहीं है, इसलिए सारी मरीजों को सुविधाएं। इसी तरह से हमने रेटिना के डॉक्टर पहले पर नहीं थे, रेटिना के डॉक्टर को हमने अपॉइंट किया, वो भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो टीचिंग का क्वालिटी है, वो उसमें बहुत सारी हम लोगों ने अपग्रेडेशन किया है, मॉडर्न तरीके अपनाए हैं। इसी तरह से हमने अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन का किया है, जिसमें भी बच्चों की भी, हमारे स्टूडेंट्स की भी बायोमेट्रिक मशीन हो, हमारे टीचर्स की बायोमेट्रिक मशीन होती है, जो कि हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन जो हमारी रेगुलेटरी होती है वहाँ के द्वारा मॉनिटर की जाती है पूरी अटेंडेंस हमारी, तो हद कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों ने बहुत सारे अभी आईसीएमआर में प्रोजेक्ट्स भी हमने किए हैं, रिसर्च की क्वालिटी भी बढ़ाई है। अभी आपको जान के हर्ष होगा कि हमारे यहाँ पे 4 अभी हमारे स्टूडेंट्स के, मतलब जिसमें 2 यूजी 2 पीजी, उनके हमारे प्रोजेक्ट्स आईसीएमआर में सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स के। ये मतलब बड़ी बात है, क्योंकि ये नॉर्मली कॉलेजेस में फैकल्टी के या जो टीचिंग फैकल्टी होती है उसके प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होते हैं। इस बार हमारे यहाँ 4 स्टूडेंट ने हमने प्रोजेक्ट हमारे एक्सेप्ट हुए हैं, जिनके ऊपर काम चल रहा है। इसी तरह से हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा बहुत एडवांस है, इसमें हम लोगों ने वायरोलॉजी में काफ़ी काम किया है, टीबी वाले इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी काम हुआ है। और हमारे हॉस्टल्स में बच्चों की बहुत कमी थी, कि हॉस्टल बहुत पुराने हो गए थे, तो अभी हम लोगों ने 4 हॉस्टल हमारे बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि 2 ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गए हैं, एक इंटर्न का और एक हमारा बॉयज इंटर्न, और एक यूजी एमबीबीएस बच्चों का। इसी तरह से एक गर्ल्स हॉस्टल और एक पीजी हॉस्टल। पीजी हॉस्टल हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो पीजी आने तक लोगों की अक्सर शादी हो जाती है, तो हम लोगों ने पीजी हॉस्टल में एक अकोमोडेशन में हमने 1 BHK बनाया है, एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, एक लैट्रिन बाथरूम। तो इतना जो है, ये नॉर्मली इस तरह की सुविधाएं थोड़ी कम होती हैं, तो हम लोगों ने ये किया है। इसी तरह से आपने देखा होगा इमरजेंसी हमारी बहुत छोटी पड़ रही थी, उसमें हमने 2 फ्लोर और सेंक्शन कराए हैं, उसमें भी उसका भी काम तो बहुत तेजी चल रहा है, करीब हमारे 60-70% काम हो गया है, अगले 6 महीने में वो भी संचालित हो जाएगी। इसी तरह से हमारा जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, वो भी उसकी में जो हमारे G+6 बनना है उसको, और क्योंकि हर समय आपने देखा होगा कि वेंटिलेटर, क्रिटिकल केयर, हर समय उसकी कमी रहती है, और हर समय फ़ोन आते रहते हैं, मरीजों को कहते हैं कि भाई बाहर प्राइवेट में गए, बहुत पैसा लग गया और अब पैसे नहीं है। तो उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग गवर्नमेंट सुविधाएं बढ़ा दें, उतना लोगों को सहूलियत भी हो, आराम भी हो। आल्दो वो एक समस्या ज़रूर है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हम लोगों की है कि हम लोग कितनी भी फैसिलिटी बढ़ा लें, कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से, सरकार भी बहुत कर रही है, शासन में अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है, और हमको लगता है शासन के सपोर्ट से ही सब चीज़ें हो सकती हैं, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के का विजन है और बाकी सरकार का विजन है कि हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाएं, इससे काफ़ी बढ़ा है। इसी तरह से अभी हमारा ट्रॉमा सेंटर सैंक्शन हो गया है, और ट्रॉमा सेंटर का जियो भी आ गया है, और अप्रैल से उसका कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। तो ये भी हमारे सोच से इसमें करीब 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। एक ट्रॉमा सेंटर हमारा 100 बेड का पूरा तैयार हो जाएगा, तो एक पूरा कंप्लीट यूनिट हो जाएगी, सुपर स्पेशलिटी, इमरजेंसी, फुल इमरजेंसी, फिर हमारा ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर। इतना जब हो जाएगा, आपका सारा तैयार हो जाएगा, अगले 2 सालों में सब कुछ संचालित हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, की सुविधाओं में एक्चुअली जो है बढ़ोतरी हुई है और अच्छा हुआ है। तो हम लोग सब फ्रंट पर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के लेवल पे भी, मतलब उनके रहने का, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता, रेजिडेंट्स के लिए हॉस्टल, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता, उनकी ट्रेनिंग की गुणवत्ता। इसी तरह से हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कोशिश हमने किया है कि अपनी तरफ से जितना भी हम लोग सुविधाएं दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक यहाँ पे लोकल लेवल पे एक हमने वेलफेयर कमेटी बनाई है, जिसमें कि हमारे एम्प्लॉइज़ का हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं, उनके बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं, या उनके लिए बच्चों के लिए हमने पार्क कुछ बनवाए हैं, टहलने के लिए हमने ट्रैक्स बनवाए हैं, और अभी हमने हॉस्टल में और हमारे फैकल्टी के लिए और गर्ल्स हॉस्टल में सब जगह ओपन जिम लगवाया है हमने। अभी हम उनके कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी क्लास 4 में भी हम एक पार्क बनवा रहे हैं, उसमें हम लोग उनके बच्चों के लिए खिलौने भी लगाएंगे,
और वो झूले लगाएंगे। तो इस तरह से करके हम लोग सारी कोशिश कर रहे हैं कि सारे, जो आपने देखा होगा बाउंड्री पूरी वॉल बन गई, जिससे जो बाहर का जो अतिक्रमण था वो कम हो गया। इसी तरह से हमारी सड़कें बहुत ख़राब थी, वो भी सब ठीक हो गई। सामने आपने देखा होगा, अब इसके बाद हमारा जब बेसिक चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर लगता है कि बस एस्थेटिक वाले पार्ट पे काम किया जाए। तो अब हम लोग एस्थेटिक पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब आपको कैंपस सुंदर भी लग रहा होगा। हमने हॉर्टिकल्चर का काम भी अपने हाथ वो हम लोग कर रहे हैं। अब जो हमारा नया एक चीज़ चल रही है जिसकी बहुत ज़रूरत है, जो 60 साल 65 साल पुराना था और बहुत पुराना हो गया था, हमारा वाटर सिस्टम पूरा ख़राब हो गया था, क्योंकि कभी भी लाइन कहीं से फट जाती थी। वो हमने सेंक्शन करा लिया है, वो भी अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो सीवर हमारा पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि वो जब सीवर मेडिकल बना होगा उस समय सीवरेज की मतलब उस हिसाब से बना होगा कि जिस समय उसे कैपेसिटी जिस समय होगी, अब कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए हम लोग जो है सीवर सिस्टम पूरा चेंज करा रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो है एक हमारा जो STP है, STP भी हमारा छोटा है, उसके लिए भी हमने सेंक्शन करा लिया, वो भी सेंक्शन होकर आ गया है, तो वो भी बच जाएगा। तो हमारी समझ से अब आगे आने वाले 3-4 सालों में ये मेडिकल कॉलेज आपको वैसा नहीं आपको लगेगा, दिखाई देगा जैसा पहले कभी हुआ करता था, क्योंकि इसमें सबकी चीज़ें हैं, मतलब सरकारों की भी मंशा है और साथ में यहाँ के हम मंशा है, और अकेले हम क्या करेंगे, हमारे साथ हमारी फैकल्टी लगती है, पूरी टीम लगती है, हमारे कर्मचारी होते हैं, सब होते हैं, और सबका जब एक साथ प्रयास होता है तो चीज़ें होती हैं। साथ में आप लोग मीडिया के लोग भी जो हम लोग करते हैं उसको बाहर आप जनता तक पहुँचाते हैं, जिससे कि मरीजों को फायदा होता है। अल्टीमेटली तो सब कुछ मरीजों के लिए है भाई। यहाँ पे हमारा 2 ही काम है, मरीजों के लिए हमारी अकाउंटेबिलिटी है और हमारी स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी है, दोनों को फायदा होना चाहिए। इसी तरह से आप इसीलिए इसी क्रम में आपने देखा होगा जब हम 2018 में आए थे, उसमें हमारे पास जो मरीजों की संख्या थी OPD में, वो जी हाँ, यही पूछ रहा हूँ। आपकी इन सब बातों को वेरीफाई करने का एक ही पैरामीटर है कि तब कितनी OPD थी, अब कितनी OPD है। तो अभी तो उस समय OPD हमारी 2 से 2,500 होती थी। आज की OPD हमारे पास 3,500 4,000 से कभी कभी 4,500 भी चली जाती है। और इसी तरह से हमारा जो इंडोर का डाटा है वो भी बहुत बढ़ गया है। मतलब आज की तारीख में हमारे पास इमरजेंसी में जो एडमिशन है वो 100 के आसपास होता है पर डे इमरजेंसी में, रूटीन के अलावा। यानी कि तो आप फेद बना रहे हैं, विश्वास बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो जब मैं उसमें आया था तो 250-300 मरीज रहते थे। आज की तारीख में किसी भी समय पे 800 मरीज 850 मरीज 900 मरीज से कम नहीं रहते हॉस्पिटल के अंदर। तो बहुत बढ़ा गया, मतलब 3 गुना काम बढ़ा है। इसीलिए मानी बात है कि जब इतना बड़ी पॉपुलेशन होगी तो कई बार गलतियां भी होती, मतलब ये मैं नहीं कहता कि गलतियां नहीं होती, गलतियां काम करेंगे तो सर, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि गलतियां कम से कम हो, मरीजों को कम से कम तकलीफ हो, लोगों को सहूलियत मिले और हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी ट्रेनिंग मिले। जी हाँ, आपने बच्चों की एजुकेशन पे बात करी, उन अपकमिंग डॉक्टर्स के बारे में बात करी, उनका जो करिकुलम है और वे ऑफ टीचिंग है उसमें आपने क्या परिवर्तन करे? उसमें ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ जो करिकुलम का जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो नेशनल मेडिकल कमीशन में रेगुलेटरी बॉडी वही तय करती है। तो उन्होंने जो तय करते हैं जिस हिसाब से कि इस इतने घंटे ये होना चाहिए, इतने घंटे ये होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए हॉस्पिटल में, तो उसी तरह से हम लोग करते हैं। बस खाली उसको डेज में और डेट्स में बांध देते हैं, तो वो करके हम लोग वेबसाइट पे डाल देते हैं उसको, तो उसी हिसाब से उसको फॉलो करते हैं। उसी हिसाब से जिस तरह से वो चाहते हैं उनका स्ट्रिक्ट वो है, उसी हिसाब से हम लोग एग्जाम करते हैं। इवेल्युएशन उसी पैटर्न पे होता है जिस हिसाब से उनकी रेगुलेटरी बॉडी हमारी कहती है। बस एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये मेडिकल कॉलेज एक इकलौता मेडिकल कॉलेज सरकारी, ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बचा है जिसको कि जो कि हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड अभी भी है, क्योंकि ये मेरठ यूनिवर्सिटी के साथ बना था मेडिकल कॉलेज, उसका एक इंटीग्रल पार्ट था, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज था। इसलिए पूरे सारे कॉलेज बाकी जो है अटल बिहारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें चले गए हैं, ये कॉलेज अभी भी इसके साथ है। तो हम जो है इंटीग्रल पार्ट हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्ट हैं अपने यूनिवर्सिटी के, और हम लोग इंडिपेंडेंट पार्ट हैं, और हम लोग मैडम के साथ में, VC के साथ में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत हमारा मतलब बहुत डायरेक्शन लेकर के क्लोजली मॉनिटर करके हम लोग अपना काम करते हैं। आपने बच्चों के डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि वो आपका द बेस्ट डिपार्टमेंट है, और क्योंकि आप आंखों से भी संबंधित है। अभी मैं पिछले दिनों CHC ममाना बैठा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने एक फैसिलिटी की है कि जब बच्चा 1, 2, 3 साल का हो जाता है तो उसे आंखों 1, 2, 3 महीने का, तभी अगर वो आंखों वाली प्रॉब्लम पकड़ ली जाए तो फिर उनको अंधता नहीं होती। उसके लिए आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है? इसमें जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है ROP, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ROP मतलब रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं उसको। वो उन बच्चों में ज़्यादा होती है जो बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है या ऑक्सीजन पे लंबे समय तक रखा जाता है, तो उनकी रेटिना में प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए हमारे पास रेगुलर चेकअप करने के लिए हमारे पास मशीनें हैं और हमारे पास डॉक्टर भी है।
और हम लोग जो है, क्योंकि पहले रेटिना के डॉक्टर हमारे पास नहीं थे, उससे हमें बहुत दिक्कत होती थी। फिर हमने जो है डॉक्टर प्रियांक गर्ग को हमने यहाँ पे संविदा पर अपॉइंट किया है एसोसिएट प्रोफेसर ने। पहले यहाँ पे रेगुलर थे, बाद में फिर वो किसी कारण से अपना रिजाइन करके चले गए थे, अब वापस आ गए हैं। अच्छा काम हो रहा है। और इस तरह से करके, क्योंकि हम खुद आई में ऑक्लोप्लास्टिक करते हैं, जिसमें कि पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी भी आती है, बच्चों वाली भी आती है, और जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं वो भी आते हैं। इसी तरह से जो हमारी नासूर के चीज़ें, जो डिजीज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, पलक के डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑर्बिट के डिसऑर्डर्स होते हैं, ट्रॉमा होता है, ये सब उसमें आता है। तो वो भी हम लोग काफ़ी करते हैं। और मैं खुद कोशिश करता हूँ कि जितना भी हमको टाइम मिलता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहें। उससे दो फायदे होते हैं। एक, मरीजों को फायदा तो जो होता ही है, साथ में जो भी हमने ज़िंदगी में सीखा है वो आगे कम से कम बच्चों को हमारे ट्रांसफ़र हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब आप इससे सवाल कर लेता हूँ, क्या जब डॉक्टर आरसी गुप्ता यहाँ से जाएंगे तो वहाँ एक यूनिट ऐसी बनवा के जाएंगे जो सिर्फ आंखों को इस पे समर्पित हो, आई स्पेशलिस्ट को समर्पित हो? एक ऐसी यूनिट की यहाँ तो आवश्यकता है अलीगढ़ के बाद। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है, आप ये विश्वास करिए कि हमारे स्टेट में इलाहाबाद इंस्टीट्यूट है, रीजनल इंस्टीट्यूट है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट नंबर पे हमारा LLRM है आज की तारीख में, पूरे प्रदेश में। तो ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है। हमसे पहले भी कोशिश किया है। डॉक्टर संदीप मित्तल साहब पहले प्रिंसिपल थे और HOD थे, उनका भी बहुत सारा योगदान है। लेकिन इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने अपने डिपार्टमेंट के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है या मैं कोशिश करता हूँ। और मेरी तो ये है कि मैंने तो वही कोशिश की थी कि ये भी रीजनल आई इंस्टीट्यूट बन जाए, लेकिन समाव वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, वो अभी ड्रॉप हो गई है, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी हमने इसको रीजनल इंस्टीट्यूट के फैसिलिटीज हिसाब से कम समकक्ष फैसिलिटीज में खड़ा कर दिया। नाम भले ना हो उसका, लेकिन हमारा जो काम हो रहा है वो उसी लेवल का हो रहा है। अब दूसरा, MRI और अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजिस्ट, ये तिकड़ी का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। देखिए, जैसा कि आप जैसा मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो जब ज़्यादा होते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में हर चीज़ ज़्यादा हो जाती है। इंडोर भी उसी तरह ज़्यादा हो जाते हैं, उसी तरह से ऑपरेशन ज़्यादा हो जाते हैं, उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होंगे तो पैथोलॉजी बढ़ेगी, माइक्रोबायोलॉजी भी बढ़ेगी, हिमेटोलॉजी भी बढ़ेगी, साथ में आपकी रेडियोलॉजी भी बढ़ेगी। अब रेडियोलॉजी में ये है कि रेडियोलॉजी का समस्या ये है कि रेडियोलॉजी के डॉक्टर मिलते नहीं हैं, क्योंकि हाँ, तो डॉक्टर मिलते नहीं हैं। हमारे पास रेगुलर में एक ही डॉक्टर हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से 6 साल बाद में वापस उनको ला पाया सहारनपुर से। लेकिन वो बहुत मेहनती है, अच्छा काम कर रही है। साथ में हम लोगों ने अभी एक डॉक्टर और अपॉइंट किया है संविदा पे बाहर से, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी सैलरी गवर्नमेंट मिलती है उतना पे कोई डॉक्टर रेडियोलॉजी का आना नहीं चाहता। तो किसी तरह समझा बुझा के हमने किसी के लोगों को किया हुआ है। तो अब यह है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी बेस्ट हमारी एफर्ट है, जो कैपेबिलिटी है, उसमें दिया जाए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी नंबर इतना ज़्यादा है कि उसमें हमारी वेटिंग देना हमारी मजबूरी है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी कर सकें उतना करते हैं, क्योंकि आपको ताजुब होगा कि इस समय हमारे यहाँ लगभग 15 से 20 MRI पर डे हो पाते हैं, क्योंकि एक MRI में तकरीबन 30 मिनट से 45 मिनट तक लगता है, 30-45 मिनट लगता है। इसी तरह से हमारे CT स्कैन करीब 30 से 40 हो रहे हैं। इवन अभी हमारे पास 2 CT स्कैन हो गए, आपको पता चला होगा, एक इमरजेंसी में भी है, एक हमारा रूटीन है। तो अब पहले हमारा एक जितना होता था, अब वो डबल हो गया। अभी 25-30 तो खाली इमरजेंसी होने लगे। अब जो है उसके अलावा जो यहाँ पर हो रहे थे वो हो ही रहे। डॉक्टर साहब, ये बातें बाहर क्यों नहीं आती? ये तो बाहर आ जाती हैं कि तीमारदार अपने बच्चे को, अपने बून को उठा के ले गया, इधर ले गया। ये बातें क्यों नहीं बाहर आती? तो ये आपका मीडिया सेल कमजोर है। नहीं, कमजोर नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा है कि कोई तकलीफ ना हो अपनी तरफ से। देखिए, हमारा ईमानदारी से प्रयास करना हमारा काम है, तो हम करते हैं। इस तरह से अल्ट्रासाउंड का आप सोचिए कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जब 150, 200, 250 तक ना हो। अब हर आदमी की कैपेसिटी है। रेजिडेंट भी वहाँ पे एक सीट हमारे पास MD की है और एक सीट हमारे पास उसकी डिप्लोमा की है। तो इस तरह से करके हमारे पास 3-4 हमारे पास रेजिडेंट भी रहते हैं, सीनियर रेजिडेंट भी नहीं मिलते इसमें। तो लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है, और हमें लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा उतनी शिकायतें आती नहीं है जितनी परेशानी जो भी है, साथ में जितना लोड है उसके हिसाब से। ठीक है, बीच में जाती हैं, लोग आते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई कोई अगर अर्जेंट है तो उसको तुरंत करा दिया जाए, ये भी कैसा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अभी मेरे पास कोई आया था, बता रहा था कि एम्स ऋषिकेश में बता रहे थे कि MRI की डेट 6 महीने की मिल रही है।
एम्स दिल्ली में एमआरआई की डेट 8 महीने 10 महीने 1 साल बाद मिल रही है। तो मतलब हम ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छी बात है या हमारे यहाँ उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग उससे बहुत बेहतर, हम लोग उससे बेहतर बेहतर है। डॉक्टर साहब, अंतिम दो सवाल हैं। एक, आपकी यहाँ की यूनिट ने जो बड़ी उम्मीद जगाई थी वो थी हार्ट यूनिट, दिल की, और उसी को लेके आजकल तो लोग अपने एडवर्टीजमेंट प्लान चला रहे हैं। अब आपकी यूनिट जो है हार्ट वाली, ये सुन रहे हैं वो एट स्टेक है, थोड़ी सी उसमें स्थायित्व आया है, कुछ ऊपर नीचे हो रही है, क्या कारण है? ऐसा है, स्थायी तो नहीं आया है। एक हर चीज़ का एक कोई भी कैपेसिटी बढ़ने की एक लिमिट होती है। तो वो शायद कैपेसिटी जो उसकी जो है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जितने हमारे डॉक्टर हैं, जितने, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल कॉलेज का जो पैसेस, जो वर्किंग पैटर्न होता है वो सब होता है रेजिडेंट बेस्ड। हमारे यहाँ अभी कार्डियोलॉजी में अभी हमारे यहाँ पीजी स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा सर। इसलिए हमारे पास रेजिडेंट्स की कमी है। वहाँ पे क्या होता है, हम लोग नॉन पीजीजीआर डालते हैं। नॉन पीजीजीआर का ये है तो ये वो केवल एमबीबीएस होते हैं। कार्डियोलॉजी में मैं बता रहा था कि हमारी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को एक ऑप्टिमम लेवल पे आ गई है कि जितनी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, जितनी हमारा मैन पावर है, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से काफ़ी काम है वहाँ पे। आप सोचिए कि आप ताज्जुब करेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जहाँ पे हमारा टाइम 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक है, वहाँ पे रेगुलर काम 8 बजे रात तक होता है। इसी तरह से आई डिपार्टमेंट में देखा होगा 8 बजे 9 बजे तक रोज ऑपरेशन दो शिफ्ट में चलता है। तो इसी तरह से वहाँ भी है। तो इसलिए आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन रूटीन काम वहाँ बहुत ज़्यादा है। बीच में आपको पता चला होगा एक बीच मशीन खराब हो गई थी, उसका कुछ डिस्प्यूट हो गया था किसी कंपनी से, तो अल्टीमेटली हम उसमें जीत गए अल्टीमेटली, कि वो कह रहा था कि भाई हमें 52 लाख रुपए दीजिए तब हम जाकर के ठीक करेंगे, लेकिन उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रॉपरली उसको करवा करके उसको करा दिया। अभी 2 साल के, हाँ, उसमें करवा दिया। उसमें हमने पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह सबको इन्वॉल्व किया हमने, और हमने जो हमारा जो राइट था वो हमने उसे लिया, काम चल रहा है। इसी तरह से हमारा जो न्यूरोसर्जरी है, न्यूरोसर्जरी में हमारा भी काम अच्छा हो रहा है। वहाँ पे चूँकि पीजी हैं, एमसीएच स्टार्ट हो गया है, इसलिए वहाँ पे काम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास मैन पावर ज़्यादा है। अभी हमारा जो टारगेट है सुपर स्पेशलिटी में, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, कम से कम इन 3 डिपार्टमेंट्स में हमें एमसीएच डीएम स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक एमसीएच डीएम स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमारा काम उस लेवल का नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हमारे पीजी होते हैं तो पीजी 24 आवर्स का बैकअप देते हैं, है ना। सीनियर डॉक्टर कहीं भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में रूटीन काम करते हैं और ऑन कॉल रहते हैं। तो ये हमारा काम करना है। इसी तरह से हमारा नेफ्रोलॉजी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नेफ्रोलॉजी में प्रॉब्लम हमारे एक ही फैकल्टी है। सर, कितनी डायलिसिस यूनिट है? डायलिसिस हमारे पास टोटल हमारे पास 8 हैं, जिसमें कि एक हमारी आईसीयू में लगी हुई है और 7 मशीनें वहाँ लगी हुई हैं। कम है सर, थोड़ी कम नहीं कहना चाहिए, नहीं प्रेशर तो है, लेकिन मैन पावर के हिसाब से भी, क्योंकि हमारे पास एक ही फैकल्टी है नेफ्रोलॉजी की एक ही फैकल्टी है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए तो एक लिमिट है ना, क्योंकि जब तक लोग पावर नहीं बढ़ेंगे, एक आदमी को हम 24 घंटे नहीं डाल सकते। तो वो बेचारी जितनी भी करती है वो काफ़ी अच्छा करती है। तो वो भी चूँकि बॉन्ड सिस्टम शुरू हुआ था, तो बॉन्ड वाले में लोग आ जाते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट इसलिए मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी आज की तारीख में भी आपको बताएं हम कि हमारे सुपर स्पेशलिस्ट पूरे हॉस्पिटल में केवल 2 लोग रेगुलर हैं अभी तक भी। केवल एक न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर हैं और एक पीडियाट्रिक सर्जरी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। खाली 2 ही लोग रेगुलर हैं, बाकी पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। खबर लिखने वाले इन सब चीज़ों पे नहीं जानते कि किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से ये बड़ी यूनिट चल रही है। अंतिम सवाल, फार्मेसी सेक्टर को लेकर 2 सवाल हैं। क्या सारी दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं? बाहर का रेशो कम हो गया है? या अगर कोई शिकायत आती है तो कितने मिनट में आप कार्रवाई करते हैं? ऐसा है कि इसमें इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है कि जो आपने कहा कि दवाइयाँ कितनी मिलती हैं। दवाइयों का मिलने का ये है कि हमको ऐसा लगता है और हमारी टीम को भी ऐसा लगता है कि हमारे पास जो पेशेंट इंडोर में भर्ती होते हैं, मरीज होते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको पूरी दवाई मिलनी चाहिए। तो हम लोग उसमें, हमको लगता है कि कम से कम हम 98% दवाई तो देते ही हैं उसमें। बहुत बढ़िया सर। मतलब ज़्यादातर लोगों को 100% मिलता है, हम एक्सेप्शन नहीं कहते, लेकिन हाँ लगभग हम सबको दवाई देते हैं वहाँ पे इंडोर में। आउटडोर में क्या है कि आउटडोर में जो वैरायटी ऑफ पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है और डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, नंबर भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम केवल इस दवाई के हिसाब से मरीज का इलाज करने लगे तो हम मरीज के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें मर्ज का इलाज करना है, हमें दवाई के हिसाब से मर्ज नहीं ढूंढना है।
तो इसलिए उसमें कुछ दवाएं मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। कोशिश हमारी रहती 70% का ratio है, हाँ 60-70% दवाएं तो हम देते ही हैं, है ना। हाँ 30% हो सकता है कि कभी नहीं रहती है, नहीं मिलती है। और दवाई की बजट भी हम ये कहेंगे कि सरकार ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है, और अभी जो है दवाई का बजट भी ठीक ठाक है, उससे हम लोग काफ़ी कुछ मैनेज कर ले रहे हैं। जी सर, मैं 2018 से आ रहा हूं और आज 2025 से सर से हाथ मिला रहा हूं इसी बात के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ईमानदारी से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है उसके लिए सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं सर, ऑल द बेस्ट। सिटी हलचल का सहयोग मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने सहयोगी अमित संजय के साथ मैं के LLRM मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रूम से एक पॉजिटिव वाइब लेकर जा रहा हूं। मेहनत करिए, सिर्फ मेहनत करिए, आपको सब प्रशंसा देंगे, सहयोग करेंगे।